गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इंडियन ज्योग्राफी का जो नॉर्मल लेक्चर ये कर रहे हैं, इसमें आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आज हम पढ़ेंगे इस वाले वीडियो में। इससे पहले मैंने आपको जो सिंधु नदी है और जो गंगा नदी तंत्र के बारे में मैंने आपको बताया है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो उसके बारे में मैंने एक एक करके वो सारी चीज़ें डिस्कशन की हैं जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लेकिन आज वाले जो वीडियो में आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसके प्रवाह तंत्र, इसकी जो सहायक नदियां हैं, इसका उद्गम स्थल और जो इसका अपवाह तंत्र पूरा है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे इसमें। तो एक एक करके हम बढ़ते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली जो सभी वीडियो हैं आपको मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले मैंने आपको जो पढ़ाया वो जो सिंधु नदी तंत्र है, इसके बारे में एक एक करके मैंने आपको पढ़ाया है कि सिंधु की जितनी सहायक नदियां हैं उन सब के बारे में एक एक करके मैंने पढ़ाया है। उसके बाद मैंने जो आपको बताया है जो गंगा नदी है, गंगा नदी का जो पूरा ये यमुना नदी तंत्र है, इसके बाद जिसकी सहायक नदियाँ हैं, ये पूरा आपको इसका गंगा का नदी तंत्र मैंने आपको बताया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअल में जो ये ब्रह्मपुत्र बहती है वो हमारे इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट हैं उनमें बहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बहती है वो बहती है असम में। तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ओवरव्यू दूँ तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पूर्ववर्ती नदी बोलते हैं। अगर मैं सिंधु को सतलुज, और अगर मैं ब्रह्मपुत्र की बात करूं तो ये जो तीनों नदियां हैं ये पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं, क्योंकि इनका जो अगर मैं उद्गम की बात करूं तो ये हिमालय की उत्पत्ति से पहले हो गया था, तो इनको पूर्ववर्ती नदी बोलते हैं। और इन तीनों का एक और इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इन तीनों का उद्गम स्थल लगभग एक ही जगह के आसपास है, तो ये भी इसका प्रमुख बिंदु है। और ये ऐसी नदियां हैं जो सदा नीरज रहती हैं, इनमें कभी पानी कम नहीं होता। तो इसको लेके है। तो सबसे पहले अब हम इसमें एक एक करके बढ़ते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो बहुत सारे इसमें जो यहाँ पे जब हिमालय का जब फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है तो बहुत ऊंचे ऊंचे यहाँ पे पर्वत बने हैं। तो पर्वत ऊंचे बनने से क्या होता है कि यहाँ पे ग्लेशियर भी बने हैं। तो ग्लेशियर बनने से क्या होता है कि हमेशा जो पानी है इनमें आता रहता है, क्योंकि अगर बारिश ना भी हो तभी अगर बारिश नहीं होती है तो ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो इन जो नदियों में हमेशा पानी बना रहता है। तो इस वजह से जो गंगा नदी है, आपकी सिंधु नदी है और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, इन सभी में हमेशा पानी बना रहता है। और ब्रह्मपुत्र इसमें सबसे चौड़ी नदी भी है। तो एक एक करके हम इसमें जो सारे पॉइंट है उसके बारे में हम जानते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। देखिए ये पूरा प्रवाह तंत्र आपको मिलेगा, लेकिन इसमें जितनी सहायक नदियाँ हैं इनके ये पूछी जाती हैं कभी कभी एग्जाम में, तो महत्वपूर्ण है। अगर मैं यहाँ पे कैलाश पर्वत मान लूँ, कैलाश पर्वत, आपने सुना होगा कि कैलाश पर्वत के उत्तर से ही जो सिंधु नदी का उद्गम होता है। फिर यहाँ पे एक आपको मिलेगी मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से ही आपने सुना होगा कि जो सतलुज नदी का जो निर्माण है मानसरोवर झील से ही होता है। लेकिन इसके क्या होता है कि दक्षिण पूर्वी में एक आपको जगह मिलेगी यांगसी हिमनद। हिमनद को हम ग्लेशियर बोलते हैं। और इसको हम एक और बोल सकते हैं, इसका एक और नाम होता है चेमा युंगडुंग हिमनद। चेमा युंगडुंग हिमनद, ये चेमा युंगडुंग हिमनद इसका नाम होता है। ठीक है। तो क्या होता है कि इसका जो उद्गम स्थल है इसको हम उद्गम स्थल बोलते हैं। तो यहाँ से होता है नदी का निर्माण, इस जगह से होता है। और ये ऐसे पहले तिब्बत में लगभग ये 1700 किलोमीटर बहती है। तिब्बत में एकदम सीधी रकील में बहती है, क्योंकि नीचे पहाड़ियाँ हैं तो एकदम ये घाट मतलब ऐसे बहती है। तो जब ये ऐसे एकदम सीधी रकील में बहती हुई एक कर्व बनाती है, और फिर ये ऐसे बहती हुई सीधी ऐसे आती है, और इसके बाद
ये आपके बे ऑफ बंगाल में आपकी चली जाएगी। तो इसका ये जो उद्गम स्थल है वो आपकी यांगसी हिमनद होगा, चेमा युगुंडम इसको हिमनद भी बोलते हैं, ये इसका उद्गम स्थल होगा। लेकिन अगर मैं इसकी टोटल लंबाई की इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा तो क्या होता है कि ये तिब्बत से इसका उद्गम होता है, जो तिब्बत से इसका उद्गम होता है। और इसको इस जगह में जो क्या बोला जाता है, जो इस जगह में इसको बोला जाता है यात सांगपो, सांगपो बोला जाता है इसको तिब्बत में, तिब्बत में इसको सांगपो बोला जाता है। तो फिर ये जब ये आगे बढ़ती है तो यहाँ पे नामचा बरवा, आपने पहाड़ी का नाम सुना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब ये हम हिमालय का ये फॉर्मेशन हुआ तो बहुत ही ऊंचे पहाड़ बने हैं, लेकिन जो फॉर्मेशन हुआ है बहुत ज़्यादा टाइम पे हुआ है। अगर मैं हिमालय की उत्पत्ति देखूं तो हिमालय की उत्पत्ति के अभी लगभग 6.5 करोड़ ईयर हो चुके हैं। तो इसका फॉर्मेशन बहुत धीरे धीरे से हुआ। तो क्या होता है कि ये फॉर्मेशन होता रहा और ये नदी उसको काटती रही, तो इसने एक गॉर्ज कर लिया है वहाँ पे। तो इसके जहाँ से ये भारत में प्रवेश करती है उस जगह को हम बोलते हैं नामचा बरवा से, नामचा बरवा जो पहाड़ है उसके बीच से ये भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिबांग बोला जाता है। अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं, अगर अरुणाचल प्रदेश में जब तक ये ब्रह्मपुत्र नदी को जब ये असम में प्रवेश करती है, जब तक असम में प्रवेश नहीं करती तब तक इसको दिबांग बोला जाता है, दिबांग, इसको दिबांग बोला जाएगा। और क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि इसको हम यहाँ जहाँ से प्रवेश करती है इसको हम दिहांग महाखड्ड भी बोलते हैं। यहाँ पे दिहांग महाखड्ड ये बहुत बड़ा गॉर्ज करती है। अगर मैं यहाँ तिब्बत में लगभग ये बहती है 1700 किलोमीटर, ये तिब्बत में बहती है, एक सीधी लंबा से एकदम सीधी तरीके से बहती है, क्योंकि यहाँ बहुत ऊंचा ढाल है तो एकदम किनारे किनारे ये चली जाती है। यहाँ पे गॉर्ज कर लिया है इसने तो ये भारत में प्रवेश करती है। भारत में इसको बोलते हैं दिबांग, और दिबांग बोलती है नामचा बरवा होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें इसने जो घाटी यहाँ पे है कितनी ऊंचाई से आती है, ये लगभग ये दीर्घ हिमालय से लगभग अगर इसकी ऊंचाई बोलूँ इसको, ये दीर्घ हिमालय है, दीर्घ हिमालय को काट के भारत में प्रवेश करती है। और ये कितना काटती है 7755 मीटर लगभग ये काट के भारत में प्रवेश करती है। बहुत लंबा गॉर्ज ये बनाती है। यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से एक नदी प्रवेश करती है। अगर मैं एक नदी की बात करूँ तो देखिए मैं नदी को थोड़ा चौड़ा बना दे रहा हूँ। यहाँ पे एक नदी यहाँ से निकलेगी और एक नदी यहाँ से निकलेगी और एक नदी यहाँ से निकलेगी और इसकी एक सहायक नदी होगी। तो इन सब के नाम में मैं आपको एक एक करके बताता चलता हूँ। क्या होता है कि हाँ, तो इस वाली जो नदी है, इस वाली नदी को हम बोलते हैं दिबांग नदी। दिबांग नदी ये यहाँ से आके ब्रह्मपुत्र में आके मिलती है। और ये वाली नदी होती है लोहित, जो लोहित नदी है यहाँ पे आके मिलती है। और लोहित की एक सहायक नदी है जिसको हम बूढ़ी दिहांग बोलते हैं, बूढ़ी दिहांग जी आके ब्रह्मपुत्र में मिलेगी, ब्रह्मपुत्र में मिलेगी। इसके बाद क्या होता है कि ये जो यहाँ पे आगे चल के डिब्रूगढ़ के आसपास, डिब्रूगढ़ के पास ये एक दो भागों में ये नदी बढ़ जाती है। जब दो भागों में ये बढ़ती है तो क्या होता है कि बीच में एक टापू का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं माजुली द्वीप। माजुली जो द्वीप है यहाँ पे इसका निर्माण होता है। अगर मैं माजुली द्वीप की अगर मैं बात करूँ तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये, नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप आपको यहाँ मिलेगा। इसके बाद फिर ये आगे बढ़ती है तो इसके बाद क्या होता है कि एक यहाँ पे आपको एक नदी आके यहाँ पे आके मिलेगी। अब मैं नदी को, जितनी भी नदियाँ हैं पहले मैं उनका स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ एक ही बार में, बाद में उनके नाम बता दूंगा मैं आपको।
क्या होता है कि एक तो आके यहाँ से आपको यहाँ मिलने वाली है एक नदी, इसके बाद यहाँ आके मिलेगी, इसके बाद एक जो इसकी यहाँ से आके एक नदी आके मिलेगी, ठीक है। और यहाँ आके नदी मिलेगी, इसके बाद एक यहाँ आके मिलेगी। इन सब के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से आके एक जो नदी मिलती है, यहाँ से आके जो एक नदी यहाँ से आके यहाँ पे आके एक नदी मिलेगी, और इसके बाद यहाँ से आके एक नदी यहाँ पे मिलने वाली है। इसके बाद बहुत सारी जो नदियाँ हैं, यहाँ एक एक करके मैं सारी आपको बना दे रहा हूँ। तो यहाँ मिलेगी, यहाँ से आके एक यहाँ मिलेगी, ये 1 2 3 4 5, एक यहाँ से आके मिलेगी। तो एक एक करके हम इनका नाम जानते हैं। तो अगर मैं एक एक करके अगर मैं इनके नाम की अगर मैं बात करूं, तो देखिए मैं आपको सभी का नाम मैं बता रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे ये जो नदी आके मिलती है, इसको सियांग नदी बोलते हैं, सियांग नदी इसको बोलेंगे। सियांग नदी के बाद ये जो क्या है कि अगर मैं सबसे लंबी सहायक नदी की अगर मैं बात करूं, तो सबसे लंबी सहायक नदी आपको सुबनसिरी नदी जो है मिलने वाली है। सुबनसिरी नदी दो नदी घाटियों के बीच में बहती है, क्योंकि सुबनसिरी नदी बहुत बड़ी नदी है। तो यहाँ पे इसके जो अगर मैं लेफ़्ट साइड की बात करूँ, तो इसके एक साइड जो मिरी है, मिरी की पहाड़ी मिलेगी, एक साइड अबोर की पहाड़ी मिलेगी, अबोर की पहाड़ी मिलेगी। इसको बोलते हैं सुबनसिरी नदी। अगर इस नदी की अगर मैं बात करूँ, इसको बोलते हैं सुबनसिरी, इस नदी को बोलते हैं। इसके साथ ही एक यहाँ पे जो आके मिलती है, इसको बोलते हैं रंगा नदी, रंगा नदी इसको बोला जाता है। रंगा नदी के बाद इस वाली जो नदी को हम बोलते हैं कामेंग, जो कामेंग नदी है जिसको बोलेंगे। कामेंग नदी के बाद यहाँ पे एक नदी आके मिलेगी जिसको बोलते हैं मानस। जो मानस नदी है ये भी ब्रह्मपुत्र में आके सीधे मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे एक नदी आके मिलती है जो भूटान, मतलब ये सभी नदियाँ जो भूटान से आके मिलेंगी। भूटान की अगर मैं सबसे लंबी नदी की बात करूँ, तो भूटान की सबसे लंबी नदी यहाँ पे जो आके मिलती है उसको बोलते हैं सनकोस। जो सनकोस नदी है वो आपकी भूटान की सबसे लंबी जो नदी है वो भी आके ब्रह्मपुत्र में आके मिलेगी। संकोच के बाद आपको मिलेगी जो रैडाक नदी है, वो भी आपको मिलेगी। इसको बोलते हैं रैडाक नदी बोलते हैं। इसके बाद इसके आगे एक और नदी यहाँ पे आके मिलेगी, इसको हम बोलते हैं जलढाका नदी। जलढाका नदी यहाँ पे आके मिलेगी। उसके बाद एक नदी यहाँ से आके एक और मिलेगी, जलढाका नदी के बाद एक और तिपकई नदी यहाँ पे आके मिलने वाली है आपकी। इसको बोलते हैं तिपकई नदी आके मिलेगी। और क्या होता है कि तिपकई नदी के बाद यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं देखिए क्या होता है कि जैसे ये ऐसे हमारे स्टेट आते हैं, तो यहाँ पे हमारा मतलब जो ये वाला जो हमारा जो स्टेट है सिक्किम, जो सिक्किम पड़ेगा। सिक्किम से एक नदी निकलती है, सिक्किम से एक नदी निकलेगी और ऐसे होती हुई ये आपको इसमें मिल जाएगी। इसको बोलते हैं हम तीस्ता नदी। आपने तीस्ता नदी विवाद आपने सुना होगा, बांग्लादेश और भारत के बीच में होता है। और ये देखिए क्या होता है कि अगर मैं तीस्ता नदी की बात करूं, तो तीस्ता नदी जो निकलती है उस ग्लेशियर का नाम है जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर से निकलती है। इसको हम, और जो जगह का नाम है उसका नाम है चोलामू। जो चोलामू झील है, जो चोलामू लेक है, वहाँ से आके ये निकलती है और इसमें जो ब्रह्मपुत्र है आके इसमें मिलती है। तो ये है। अगर मैं इन दोनों नदियों की बात करूं, क्या होता है कि ये जो नदी है ये नागालैंड से निकलती है, नागालैंड से ये नदी आती है। इसको हम बोलते हैं, इस वाली अगर मैं नदी की बात करूं तो इसको बोलते हैं धनसिरी।
धनसिरी नदी इसको बोला जाता है। अगर मैं इस वाली नदी को बात करूँ तो इसको हम दो नाम इसके एक्चुअल में हैं। तो इसको हम कपिली, या तो इसको हम कपिली नदी बोल सकते हैं या इसको तो कोपिली नदी बोल सकते हैं। तो ये नदी यहाँ से आके मिलने वाली है। तो क्या होता है कि ये नदी फिर इसके बाद जो है ये बांग्लादेश में आपकी प्रवेश करेगी। तो क्या होता है कि बांग्लादेश में इसके बाद एक नदी आके मिलती है। अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं तो यहाँ से आके यहाँ से आके ऐसे करके मिल जाएगी। ये नदी कौन सी है? ये नदी है गंगा, मिलेगी। और क्या होता है कि इस वाले जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है गंगा तो इसको बोलते हैं हम पद्मा। और जब ये दोनों धाराएं, और जब ये क्या होता है कि जब ये जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको हम बोलते हैं जमुना। जमुना नदी है, इसको हम बोलते हैं। और आगे जब दोनों इसकी मिल जाती हैं तो इसकी संयुक्त धारा को बोलते हैं मेघना। तो ये है। अब इसमें क्या होता है कि एक नदी और आके नॉर्थ ईस्ट से आके मिलती है, तो उस नदी को बारे में हम समझते हैं। क्या होता है कि यहाँ पे आपको यहाँ पे मतलब मेघालय अपना क्षेत्र है जिसमें आपको गारो, खासी और जो जयंतिका है ये पहाड़ियाँ आपको मिलती हैं। यहीं पे आपको जो मौसिनराम आपका सबसे ज़्यादा चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान मिलेगा। तो यहाँ से क्या होता है कि एक नदी आती है। तो क्या होता है, इस नदी को हम बोलते हैं बराक नदी। बराक नदी आती है तो ये क्या होता है कि एक यहाँ से जब ये बराक नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको हम सुरमा नदी बोलते हैं। सुरमा नदी बोलते हैं। और जिस जगह पर जो बराक मतलब जो ये सुरमा नदी मिलती है उसको हम चांदपुर बोलते हैं बांग्लादेश में। चांदपुर में आके ये मिलती है। अगर मैं ये बात करूँ तो क्या होता है कि जो बराक नदी है बहुत जो इसका जो बहुत ज़्यादा इसमें पानी बना रहता है, क्योंकि दुनिया का सबसे ज़्यादा जो वर्षा वाला स्थान है जो चेरापूंजी में है। तो चेरापूंजी सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है क्योंकि ये गारो, खासी, जयंतिका हैं, वहाँ पे जितने भी मानसून आते हैं उनको रोक लेती है। और सारी वर्षा दुनिया में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है यहीं आती है। तो इसमें बराक नदी में हमेशा बहुत सारा पानी इसमें बना रहता है। तो ये है। और क्या होता है कि यहाँ पे ये वाला जो नामचा पर्वत, ये जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे आपको जो नागा पहाड़ियाँ मिलेंगी, ये सारी पहाड़ियाँ मिलेंगी। मतलब मिजोरम की पहाड़ियाँ, मिजो की पहाड़ियाँ यहाँ पे मिलती हैं। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ से क्या होता है कि म्यांमार के लिए बहुत सारी नदियाँ इसमें जाती हैं। तो अगर मैं ब्रह्मपुत्र नदी की अगर मैं फैक्चुअल पॉइंट के बारे में बात करूँ तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का ये है, मैं इसकी बात कर रहा था। जो बराक रिवर है वो आपकी यहाँ से आके नॉर्थ ईस्ट से नागालैंड के आसपास से आके निकलती है। और इसके बाद इस जो नदी को इसको सुरमा नदी इसको बोला जाता है जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और देखिए इसकी जो ये सुबनसिरी है, इसकी जो सबसे लंबी सहायक नदी है, यहाँ से आके लोहित नदी इसमें मिलती है। अगर मैं ब्रह्मपुत्र में बात करूँ, सांगपो हमेशा टी से शुरू होगा, टी इसमें साइलेंट होता है। तो ब्रह्मपुत्र में जो इसको तिब्बत में इसको सांगपो बोला जाता है। और इसमें जो क्या होता है कि टी साइलेंट होता है तो तब इसी वजह से इसको सांगपो बोला जाता है। तो तिब्बत में सांगपो बोला जाता है। और इसके बाद ये भारत में प्रवेश करती है। देखिए अब मैं कुछ फैक्चुअल पॉइंट है जो आपको इसी वाले मैप में आपको समझा दे रहा हूँ। हाँ, तो इसमें मैं आपको देखिए क्या होता है कि अगर मैं ब्रह्मपुत्र की अगर नदी की बात करूं तो उद्गम, तो मैंने आपको उद्गम और जलाशय तो बता ही दिया। उद्गम आपको जो मानसरोवर लेक के पास से इसका उद्गम होता है, और जो इसका जलाशय ये करती है, जल विसर्जन ये करती है बे ऑफ बंगाल में करती है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसकी टोटल लंबाई की बात करूँ, तो लगभग 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगर मैंने सिंधु नदी की कुल लंबाई बात की थी तो सिंधु नदी की जो कुल लंबाई थी 2880 किलोमीटर थी। और जो गंगा है, गंगा की जो कुल लंबाई थी वो लगभग थी 2525 किलोमीटर। अगर मैं भारत में ये कितनी बहती है तो भारत में जो बहती है लगभग 916 किलोमीटर। और देखिए 1700 किलोमीटर यहाँ बहती है और जो 916 किलोमीटर भारत में बहती है। इसके बाद जो रिमेनिंग बहती है वो बहती है बांग्लादेश में।
अगर मैं क्या होता है कि ब्रह्मपुत्र की घाटी को, जो ब्रह्मपुत्र की घाटी है, ब्रह्मपुत्र की घाटी को रैंप घाटी बोलते हैं हम इसको, ब्रह्मपुत्र की घाटी को, क्योंकि एकदम एक सीधी एकदम घाटी बना के प्रवेश करती है, तो इसको रैंप घाटी बोला जाता है। और इसमें कुछ फैक्चुअल पॉइंट है जो आपको मैं एक एक करके मैं लिखवा दे रहा हूँ। अगर मैं फैक्चुअल पॉइंट की बात करूँ तो क्या होता है कि ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है, भारत की सबसे चौड़ी नदी है। इसका अगर मैं चौड़ाई, अगर मैं वर्षा के टाइम पे चौड़ाई लगभग इसमें 8 से 10 किलोमीटर इसमें चौड़ाई हो जाती है। अगर मैं जल भरण क्षमता के हिसाब से बात करूं तो ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगर मैं जल भराव की बात करूं, जल भरण क्षमता के हिसाब से, जल भरण क्षमता के हिसाब से, जो भारत की सबसे बड़ी नदी है, भारत की सबसे बड़ी नदी है। और क्या होता है कि मैंने अभी आपको बताया है कि जो इसकी जो सुबनसिरी है, इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। सुबनसिरी इसकी सबसे जो सुबनसिरी नदी है इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे लंबी जो सहायक नदी है। सुबनसिरी इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। अगर मैं क्या होता है कि इसमें एक मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इसमें एक नदी मिलती है जो ऐसे कर्व जब बनाती है तो यहाँ से आके एक नदी मिलती है जिसको हम बोलते हैं लोहित नदी। लोहित नदी, देखो लोहित नदी को हम एक खूनी नदी खूनी नदी बोलते हैं इसको। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो रंग है वो लाल है एकदम, इस वजह से। अगर मैं क्या होता है कि अगर मैं कुछ प्रमुख शहरों की बात करूं, देखिए इसमें जो ब्रह्मपुत्र के किनारे को अगर मैं कुछ प्रमुख शहरों की बात करूं तो इसमें देखिए जो डिब्रूगढ़ है, डिब्रूगढ़ आपको मिलने वाला है, डिब्रूगढ़ आपको असम में मिलेगा। इसके बाद आपको असम के डिगबोई आपको यहीं मिलने वाला है। डिगबोई आपने सुना होगा कि डिगबोई जो सबसे पहले तेल का कुआं है असम में डिगबोई में खोजा गया था, ये आपको यहीं मिलेगा। जो काजीरंगा है वो आपको यहीं मिलने वाला है। दिसपुर आपको यहीं मिलेगा, दिसपुर आपको यहीं मिलेगा। और इसके बाद जो गुवाहाटी है असम भी, तो यहीं मिलने वाला है। क्या होता है कि इसके किनारे एक बस मतलब एक रेलवे स्टेशन है जो इसका सबसे, अगर मैं डिब्रूगढ़ की बात करूं तो डिब्रूगढ़ यहाँ का सबसे पूर्वी रेलवे स्टेशन है, सबसे पूर्वी रेलवे स्टेशन आपको डिब्रूगढ़ मिलने वाला है। अगर मैं क्या है कि अगर मैं सबसे बड़े शहर की बात करूं, अगर मैं ब्रह्मपुत्र के अगर नॉर्थ ईस्ट का भी सबसे बड़ा शहर है तो वह है गुवाहाटी। जो गुवाहाटी है इसका सबसे बड़ा शहर है। सबसे बड़ा शहर है। देखिए क्या होता है कि इसमें एक और इसमें फैक्चुअल पॉइंट है कि जो हमारा जो नेशनल वाटरवे नंबर 2 है वो भी आपको जो डुगरी से जो सादिया तक, वो भी आपको ब्रह्मपुत्र नदी में ही मिलने वाला है। तो ये कहाँ पड़ता है? असम में। और क्या होता है कि इसमें जल भरण क्षमता बहुत है, तो इसमें जो हमारे जो बहुत सारे कंटेनर हैं उसमें ले जाने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। इस वजह से इसको इस तरीके से विकसित किया जा रहा है। जैसे जो भारत में जो अगर एक जगह से दूसरे जगह तक अगर सामान ले जाना है हमें तो उसमें आसानी हो, तो हम लगभग इस जगह से लेके इस जगह तक पूरा यहाँ तक इसको विकसित कर रहे हैं। जो नेशनल वाटरवे नंबर जो 2 है इसको हम विकसित कर रहे हैं। तो ये है। और इसमें क्या होता है कि इसके बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो भी फिर दोनों नदियाँ आके यहाँ पे बनाती हैं। और यहाँ देखिए क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे ये कछार पड़ते हैं, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है
बहुत सारे अपने साथ जो अवसाद है लेके आती है। तो यहाँ पे बहुत सारी कछार टाइप की मिट्टी होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी यहाँ पे हमको मिलती है। इस वजह से क्या होता है कि जब ये कभी कभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जब ऊपर से वर्षा होती है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा बाढ़ भी आती है। तो ये हमेशा बाढ़ वाला एरिया भी रहता है, लेकिन उपजाऊ मिट्टी यहाँ की बहुत सारी होती है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो देखिए, नॉर्थ ईस्ट तो हमारा सबसे सेंसिटिव हमारा जोन रहता ही है, और बहुत सारी जो हमारी जनजातियाँ हैं वो भी यहाँ पे निवास करती हैं, तो बहुत हमारा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक नदी भी निकलती है, आपने मतलब बहुत सारी यहाँ पे जो छोटी छोटी नदियाँ हैं जो यहाँ पे आके मिलती हैं। अगर मैं कालादान रिवर की बात करूँ तो कालादान रिवर भी आपको यहीं मिलेगी। कालादान कालादान वो वाला जो देखिए, कालादान प्रोजेक्ट में जो भारत है, भारत जो काम भी कर रहा है म्यांमार के साथ में, जिससे हमारी जो रोड कनेक्टिविटी है उसमें कोई दिक्कत ना आए। इसी रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो कालादान प्रोजेक्ट में भारत सरकार जो है काम भी कर रही है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे मेरे आगे आगे आने वाली जो सभी वीडियो हैं आपको देखने को मिल जाएं, और मेरे भी थोड़ा सब्सक्राइब जो है बढ़ जाए। धन्यवाद।